हेलो एवरीवन। आज हम टॉप 20 इडियम्स के बारे में समझेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इडियम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो टीचिंग का है या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो आज हम जो 20 इडियम्स के बारे में समझेंगे उसमें सबसे स्पेशल रहेगा कि हम उन्हें फिगर के साथ समझेंगे, तो थोड़ा सा हमें याद करने में आसान रहेगा और साथ ही साथ हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी है। सो आपको आसानी होगी इन इडियम्स को समझने में। शुरुआत करते हैं। सबसे जो फर्स्ट हमारा इडियम है वो है वाटर अंडर द ब्रिज। सो वाटर अंडर द ब्रिज है ना। सो ये जो एक्सप्रेशन है हम वो ज़्यादातर कब प्रयोग करते हैं, जब हम जो हमारा पास्ट है उसको अब हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते। अब हम उसको समझते हैं जो वाटर अंडर द ब्रिज, यानी कि जो ब्रिज है उसके ऊपर जो चल रहा है वो कभी भी नीचे जो चीज़ है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी जो पानी है उसके लिए वो जो ऊपर ब्रिज अब बन चुका है उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस उसकी नहीं है, यानी कि जो पास की चीज़ें थी अब वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में या किसी सेंटेंस में, जैसे व्हाट्स डन इज़ डन एंड देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट्स ऑल वाटर अंडर द ब्रिज नाउ, यानी कि जो हो गया सो हो गया, अब वो थी हमारी पुरानी बात, अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये केवल क्या है, वाटर अंडर द ब्रिज है, यानी कि जो हो चुका है वो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दैट द पास्ट हैज़ गॉन एंड अब हम उसे इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड को देखेंगे हम। जो हमारा सेकंड इडियम है वो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी बार आपने सुना भी होगा, पीस ऑफ केक है ना। तो पीस ऑफ केक क्या होता है, जो भी चीज़ें बहुत आसानी से हम कर सकते हैं वो हम कहते हैं वो पीस ऑफ केक है। क्योंकि जैसे केक को खाना काफ़ी इजी है, उसको समझ सकते हैं हम इस तरीके से, जैसे कि जो हमारा केक है उसे हम बहुत आसानी से खा जाते हैं ना, ऐसे ही जो काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पीस ऑफ केक है ना। जैसे ये एग्ज़ाम पास करना तो मेरे लिए बड़ा पीस ऑफ केक था, ऐसा। ठीक है, तो जैसे द एग्ज़ाम वॉज अ पीस ऑफ केक टू मी, राइट। तो वो बहुत आसानी से मैंने क्लियर कर लिया, या वो जो एग्ज़ाम था मैंने अपेयर किया वो एग्ज़ाम बहुत ईजी था। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड था। अब हम अपने थर्ड इडियम की तरफ चल रहे हैं। जो थर्ड है वो क्या है, लेट द कैट आउट ऑफ बैग है ना। लेट द कैट आउट ऑफ बैग, हालांकि बहुत ज़्यादा इससे कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा जो उसका मतलब है, पर फिर भी आप सोचिए कोई चीज़ अगर बैग के अंदर है तो वो छुपी हुई है, लेकिन अगर कोई चीज़ वो बैग के बाहर आ जाएगी तो यानी कि वो रिवील हो जाएगी। तो बस यहीं पर इसको समझना है कि टू रिवील अ सीक्रेट, यानी कि जब कोई एक सीक्रेट जो कि अब तक बंद था अब वो क्या है, बाहर आने लगा है। यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, किसी को किसी सीक्रेट के बारे में बता रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग नाउ। ओके, जैसे अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, वी आर थ्रोइंग अ पार्टी फॉर रानी टुनाइट बट डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इट इज़ सपोज टू बी अ सरप्राइज। यानी कि बहुत आप लेट्स से आप किसी के लिए पार्टी थ्रो कर रहे हैं ना, तो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं ऐसा, प्लीज़ डोंट let the cat out of the bag, do not tell this to Rani because it is a surprise party, right? So the next one is, the fourth idiom is hit the nail on the head। ठीक है, अब देखिए आपने कभी कील को अगर दीवार में टांगा होगा, ठोका होगा, तो आपने देखा होगा वेरी डिफ़िकल्ट है ना। प्रिसाइजली अगर आप केवल उस नेल जो कि कील जिसे हिंदी में कहते हैं, अगर आप उसके हेड पर मारेंगे तो वो बहुत अच्छे से क्या है, कील जो है वो टंग जाती है ना, या दीवार में गड़ जाती है। तो जब हम किसी चीज़ को परफेक्टली डिस्क्राइब करना चाहते हैं या परफेक्टली डिस्क्राइब करते हैं है ना, तो हम कहते हैं हिट द नील ऑन द हेड, मतलब बहुत प्रिसाइज आपने काम किया, बहुत परफेक्ट। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा, स्ट्रगल करते हैं हम जब कभी भी हमें नेल को वॉल पर उसको डिग करके उसको करना है, हमें उसको गाड़ना है उसके अंदर, तो हमें हमेशा उसमें डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि जो उसका नेल का हेड है वो बहुत छोटा होता है और बहुत आसानी से उस पर मार नहीं पड़ सकती। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को परफेक्टली डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसको कहते हैं हिट द नील ऑन द हेड। अब इसका यूज़ देख लेते हैं एक बार। आई थिंक यू रियली हिट द नील ऑन द हेड व्हेन यू सेड दैट वॉट वी आर लैकिंग इज़ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। यानी मुझे लगता है कि आपने सच में यू हिट द नील ऑन द हेड जब आपने बताया
कि जो हमारे अंदर कमी है वो कुछ और नहीं है बल्कि मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इडियम। और नेक्स्ट क्या है, यू कांट जज बुक बाय इट्स कवर, है ना। अब देखेंगे हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है ना जनरल कि हमें कुछ लुक देखकर हमें लगता है कि वो अंदर की भी चीज़ सिमिलर ही है। तो इसमें इस इडियम का मतलब क्या है कि आपको कभी भी जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है ना, यानी कि ये जो सामने से वो दिख रहा है उसकी जो फेस वैल्यू है उसके आधार पर, उसके बेसिस पे आपको उसके अंदरूनी जो उसकी खूबियाँ हैं या हैं उनके बारे में आप नहीं जान सकते या उनको आप जज ना करें। सो आप उनके अपीयरेंस को नहीं बल्कि उसके अपीयरेंस जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो आउटसाइड जो अपीयरेंस है उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दें। ठीक है, तो ये हो गया इसका मीनिंग। और इसका जो यूज़ है वो देख लेते हैं। शी सीम्स लाइक कोल्ड एंड हार्ड पर्सन बट शी इज़ वार्म एंड नाइस, यू कांट जज बुक बाय इट्स कवर। कहते हैं ना कि कुछ लोग बड़े दिखते तो बड़े कोल्ड कोल्ड से हैं या फिर दिखते बहुत टफ हैं, है ना, टफ नट जिन्हें हम कहते हैं, पर अंदर से बड़े सॉफ्ट होते हैं, लाइक अ कोकोनट अगर हम बोलें तो बड़े बाहर से हार्ड शेल है, अंदर से लेकिन बड़े सॉफ्ट हैं। तो हम उस सेंस में कहेंगे कि यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि बाहर से तो वो बंदा अच्छा नहीं लग रहा ना हमें, लेकिन वो अंदर से ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये भी बड़ा मज़ेदार है। इसमें क्या है, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब कि जितना उतना बड़ा निवाला ना खाएं जितना कि आप चबा ही नहीं सकते। इसका मतलब समझे, इसका मतलब इतना भी काम ना ले लें या इतना भी काम करने की कोशिश ना करें जो कि आपसे हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसको जब जब हम कोई बड़ा काम ले लेते हैं जो हमारी लाइन से बाहर है, जो हमारे ना स्पेयर से बाहर है, वो हमसे नहीं होगा, तब हम कह सकते हैं कि आई थिंक आई बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया या बहुत ज़्यादा काम ले लिया, मुझे नहीं लगता वो काम मेरे से हो पाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे 7th है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, है ना। समझ में आ रहा है कि तुम कुछ मेरा काम करो, कुछ मैं आपका काम करूँगा, है ना। आप मुझे एक फ़ेवर करो, मैं अभी आपको एक फ़ेवर करूँगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, इफ़ यू लेंड मी सम मनी नाउ आई विल यूज़ माई कॉन्टैक्ट टू हेल्प यू गेट द जॉब। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक और आई विल स्क्रैच योर्स, यानी कि आप मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट दो, मैं भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट दूंगा या दूंगी। नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 8th। अब ये एड इंसल्ट टू इंजरी, हिंदी में से क्या कहेंगे, आग में घी डालना। ठीक है, एक तो पहले से ही क्या है, चोट लगी हुई है, अब उस पर हमने क्या कर दिया है, इसकी इंसल्ट और साथ में ऐड कर ली है, यानी कि कोई एक सिचुएशन पहले से ही बैड थी, अब हमने उसको और भी बैड बना दिया है। सो टू एड इंसल्ट टू इंजरी, आग में घी डालना इसको कहते हैं। इसका यूज़ देख लेते हैं। शी अराइव्ड एन आवर लेट फॉर द डिनर पार्टी, देन जस्ट टू एड इंसल्ट टू द इंजरी शी कंप्लेन्ड अबाउट द फूड। एक तो आप लेट पहुँचे हो पार्टी में, वो तो क्या हो गया, एक बात हो गई जो कि गलत थी, ऊपर से आप ये भी कह रहे हो कि अरे खाना तो अच्छा ही नहीं बना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। सी, वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ही रेयर है, जैसे कि ब्लू मून इज़ अ रेयर फिनोमिना, है ना। सो वंस इन अ ब्लू मून यानी कि मतलब जो चीज़ कभी नहीं होती, मतलब होती है लाइक वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि बहुत रेयर, रेयर ऑफ रेयरेस्ट जो चीज़ होती है उसे कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, आप जैसे कोई भी मैंने है बहुत घर में बहुत सारा काम करती है, अपने बच्चों को रखती है, सब कुछ करती है, सो शी कैन से कि भाई आई ओनली टेक रेस्ट वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि दिन में मेरे को एक आध बार ही कभी मतलब आराम करने को मिलता है, दैट टू इन वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ही रेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब क्या होता है, देखिए आँखों में आँखें डाल के देखना या आँखों से आँखें आप जब किसी के साथ मिला सकते हैं, यानी कि आप किसी के साथ अग्री कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आप दोनों की सहमति है किसी चीज़ पर, वरना हम आँखें एक दूसरे से चुराते हैं ना, बट ऐसा यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हम अग्री कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सी आई टू आई। यानी कि जब आप जैसे आप अपने फ्रेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, समटाइम्स वी फाइट बट वी जनरली सी आई टू आई ऑन मोस्ट थिंग्स, यानी कि वैसे तो हम लड़ते लड़ाते रहते हैं,
लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे हमारी जो है आपसी सहमति हमेशा बनी रहती है, बहुत चीज़ों पे हम अग्री भी करते हैं। नेक्स्ट है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ये तो काफ़ी आसान है समझना, यानी कि एक तीर से दो निशाने। आप क्या कर रहे हैं, आप इतने स्मार्ट हैं कि आप एक कोई तीर यानी कि किसी एक काम को करते हुए आपने दो काम को साध लिया, है ना, ऐसा इसका मतलब है। तो किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन यानी कि अब आपने कोई फ़ायदा कर लिया, एक काम करने चले थे, आपका दूसरा भी काम बन गया। तो दिस कैन बी द एग्जाम्पल। नाउ द अनदर वन इज कट द कॉर्नर्स, राइट। कट द कॉर्नर्स मतलब क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो किसी काम से रिलेटेड है उनको सबको काट के फटाफट फटाफट से बीच वाला काम निपटा दो, या काम जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आसानी से नहीं किया जा सकता उस काम को आपने काट दिया और फटाफट से मिडिल वाला काम जो है या जो आसान आसान सा काम था वो आपने कर दिया। सो इसको कहते हैं कट द कॉर्नर्स। इट्स नॉट अ गुड थिंग टू कट द कॉर्नर्स, यू हैव टू डू होल ऑफ द वर्क, राइट। सो कट द कॉर्नर्स मतलब कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी उनको आपने हटा दिया। टू डू समथिंग विच इज़ ईजिएस्ट, क्विकेस्ट और चीपेस्ट वे, यानी कि आपने क्विकली काम करने के लिए या चीप तरीके से काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा उसमें कॉस्ट ना आ जाए, तो आपने यू कट द कॉर्नर्स एंड डिड द थिंग्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दिस इज 13 द लास्ट स्ट्रॉ। सो लास्ट स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, पूरी प्रॉब्लम्स की जो सीरीज़ है, लाइक मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें जो लास्ट प्रॉब्लम है उसको हम क्या कहेंगे, द लास्ट स्ट्रॉ। सो द लास्ट प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ अ प्रॉब्लम वुड बी कंसीडर्ड एज द लास्ट स्ट्रॉ, है ना, यानी कि अंतिम जो परेशानी है उसको हम, आपने बहुत सारी परेशानियां झेली लेकिन अब एक एंड में बहुत बड़ी परेशानी जो आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, द लास्ट स्ट्रॉ। सो जैसे आप कह सकते हैं कोई किसी एक विमेन के बारे में कह रहा है, जैसे शी हैज़ ऑलवेज बीन रूड टू मी बट इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ व्हेन शी स्टार्टेड इंसल्टिंग माई ब्रदर, यानी कि वो वैसे भी बहुत कह सकते हैं मतलब अच्छी नहीं थी, सब कुछ बुरा बुरा बोलती रहती थी, बट इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ जब उसने क्या किया, मेरी मदर की इंसल्ट की, यानी कि अब वो उसकी लास्ट परेशानी थी, लास्ट प्रॉब्लम थी जो उसने ऐसा करा। अब आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर, ओके। नाउ द नेक्स्ट idiom is take what someone said with a pinch of salt। pinch of salt थोड़ा सा आप इमेजिन करेंगे तो pinch of salt मतलब क्या होगा, चुटकी भर नमक, यानी कि आप किसी को कितनी तवज्जो दे रहे हैं किसी की बातों को, क्योंकि आपको पहले से पता है कि उसने बातें सारी नॉनसेंस ही करनी है, तो आप उसकी बातों को केवल चुटकी भर नमक जितनी तवज्जो दे रहे हैं, यानी कि आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, है ना। आपको पता होता है बहुत सारे लोग ऐसे ही फेंकते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, तो आपको पता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो यू आर नॉट गोइंग टू टेक दैट पर्सन सीरियसली ना, तो आप उसको ऐसे ही जाने दोगे, तो उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आप उसकी बातें सुनोगे। सो आई वुड टेक एवरीथिंग शी सेज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। शी ऑफन टेल्स लाइज, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलती रहती है, इसीलिए मैंने उसकी बहुत सारी बातों को केवल एक पिंच ऑफ सॉल्ट यानी चुटकी भर बातों को ही मैंने उसके समझना है या अपने पास में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस, अगर आप देखिए फेंस क्या होता है, ये देखो आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, फेंस क्या होता है, फेंसिंग करते हैं ना, अपनी बाउंड्री कर देते हैं, कोई फील्ड की फेंसिंग कर देते हैं, तो फेंसिंग मतलब कि आप तटस्थ हैं, यानी कि यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। अब आप ना तो पॉजिटिव साइड पे हैं ना तो निगेटिव साइड में, ना तो इधर और मतलब आप कहीं नहीं हैं, आप कोई अपना ओपिनियन ही नहीं दे रहे, यू आर स्कीपिंग मम ऑन एनीथिंग। सो आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी की भी साइड नहीं ले रहे। ऐसे होते हैं ना बहुत सारे बंदे जो लड़ाई भी हो रही है पर बोलेंगे नहीं कुछ, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है पर वो तीसरा बंदा कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। हिल शील रिमेन काम कंपोज्ड कूल मम वुड से नथिंग, तो उसको हम कहेंगे कि दैट पर्सन वॉज सिटिंग ऑन द फेंस, ही वॉज नॉट सेइंग एट ऑल राइट एनीथिंग, कोई डिसीजन मेकिंग में उसका हाथ नहीं था। ऐसे बंदों को हम कहते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं उसको सिट ऑन द फेंस। आई डोंट थिंक यू कैन सिट ऑन द फेंस अबाउट दिस प्रॉब्लम, यू हैव टू टेल अस व्हाट यू थिंक। ऐसा नहीं है, जैसे हम किसी को कह सकते हैं कि अब मुझे नहीं लगता यू नीड टू सिट ऑन द फेंस, यू नीड टू रियली टेल अस अबाउट दिस प्रॉब्लम सोल्यूशन, है ना, कुछ आपको बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज 16th द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब आपको समझ ही आ रहा होगा कि एक वर्ल्ड का बेस्ट प्लस दूसरे वर्ल्ड का बेस्ट, यानी कि द बेस्ट
बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स, यानी कि हम एडवांटेजेस ले रहे हैं टू डिफरेंट सिचुएशंस का। अब वो कौन हो सकते हैं? लकी लोग हो सकते हैं जिनको दोनों सिचुएशंस का एक साथ क्या मिल जा रहा है? एडवांटेजेस मिल रहा है। ठीक है, एक तो कोई भी दो सिचुएशंस हैं, एक सिचुएशन से तो उसको फ़ायदा मिला ही मिला, दूसरी से भी उसको मिल गया आम के आम और गुठलियों के दाम। चलिए नेक्स्ट है पुल द वूल ओवर समवन्स आई, यानी कि हम किसी को जब ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उसकी हम क्या कर रहे हैं? आंखें बंद कर रहे हैं और उसको हम ट्रिक करके कुछ उसके साथ प्रैंक करना चाहते हैं, तो हम उसको बोलेंगे पुल द वूल ओवर हर आइज, क्योंकि अब उसको कुछ दिखाई नहीं दिएगा, उसके साथ हम कोई भी ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, देन स्पीक ऑफ द डेविल और टॉक ऑफ द डेविल, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल अराइज, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, यानी कि आप किसी बुरे इंसान के बारे में बात करो और वो अचानक से क्या हो जाए? प्रकट हो जाए आपके सामने। हिंदी में हम जैसे मैंने अभी बताया, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, बिल्कुल ये इसी का ही उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, आगे है टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, है ना। अब देखिए दो तरीके के इमोशंस होते हैं, कोल्ड और वार्म। वार्म कब होता है? जब हम किसी के साथ में अफेक्शन है, केयर करते हैं, लव करते हैं, तो हम उसके साथ में वार्म है। तो वार्म का उल्टा क्या है? कोल्ड। तो उल्टा ही हो जाएगा किसका? लव, अटेंशन, केयर, सब चीज़ का, यानी कि हम किसी को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, किसी को हम कुछ बता ही नहीं रहे हैं और उससे हम बात भी नहीं कर रहे हैं, अनफ्रेंडली हो गए हैं, कोई केयर कोई लव कुछ नहीं, यानी कि विदाउट एनी रीज़न बताए हम किसी को कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। अब हम उसके लिए हमारे मन में कोई वार्मथ नहीं है। ठीक है, जैसे आई वॉन्टेड टू टॉक विद समवन बट शी वॉज गिविंग मी अ कोल्ड शोल्डर, डू यू नो वॉट इज़ रॉन्ग, यानी कि मुझे पता नहीं है, आई एम टॉकिंग टू दैट पर्सन बट शी और ही इज़ गिविंग मी द कोल्ड शोल्डर, मुझे पता ही नहीं है क्यों दे रही है, क्योंकि बता भी नहीं रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज़ अ लॉट ऑन प्लेट। अ लॉट ऑन प्लेट, तो एक्सप्रेशन समझ रहे हैं, मतलब बहुत सारा है आपकी प्लेट में, यानी कि आपको बहुत सारा काम पड़ा हुआ है करने के लिए। To have a lot of work to do and to be very busy, that is considered as a lot on plate, right? So we can say the students who are giving exam, who are preparing for competitive exam, they have a lot to do, so they have a lot on their plate, right? So they have a lot of tasks to complete. So this is it about all the 20 idioms जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया, डिस्क्राइब किया और समझने का कोशिश किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ hit the like button and also please subscribe the channel. Thank you.